नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका और साथ में अर्बन नक्सल के सबसे बड़े सूरमा की, जिसका नाम है योगेंद्र यादव। अब आप इस कई जगह पर जो है वो सलीम के नाम से भी इसको जानते हैं। भारतीय न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो इस देश में सबसे कंट्रोवर्शियल आप ये कह सकते हैं, और मैं इस बात से सहमत भी होता हूं, क्योंकि न्यायपालिका के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें सरकार कुछ इस देश के लिए अच्छा करना चाहे तो न्यायपालिका उसको रोक देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका के सारे फैसले जो है वो खराब है। न्यायपालिका कुछ फैसले जो है वो सही भी देती है। अब ऐसी स्थिति में कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया एसआईआर को लेकर। बड़े दिनों से एसआईआर एक विवाद का कारण बना हुआ था। अब विवाद का कारण क्यों था? क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को 2003 के बाद 2026 में कर रहा था, और ऐसे राज्यों में चुनाव जो बिल्कुल इसमें जो है वो संवेदनशीलता में आते हो, तो एसआईआर के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो गलत तरीके से या तो मतदाता बने हुए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी छटनी करना। अब सवाल यह उठता है कि इसकी छटनी करेगा कौन? तो इसकी छटनी सीधे तौर पर मतदाता सूची की जो भी काटछांट होगी या सत्यता की जो प्रमाणित करना होगा, वो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग जब बिहार का चुनाव हुआ उससे पहले से एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, और एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि जहां पर विपक्ष की सरकार हो वहीं पे एसआईआर चल रहा हो। बिहार में एनडीए की सरकार थी, फिर भी वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई। लेकिन देश हित में लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिनके खिलाफ एक बड़ा वर्ग जो है वो अपनी आवाज बुलंद करता है, और उसमें सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं योगेंद्र यादव ने। 2024 में विपक्ष की आंशिक सफलता के बाद, क्योंकि इस व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो आज तक ये व्यक्ति कहीं भी टिका नहीं, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करके देखी इसने, आंदोलन भी करके देखे, और 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आप कह सकते हो कि रुक गई, उसके बाद इस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो गए, और एक तरीके से इसने झूठ का कारोबार शुरू किया। और वो कारोबार शुरू होता है उसके बाद से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, आप याद कर लीजिए, कांग्रेस की हवा, फिर आंधी और तूफान, और ऐसा तूफान कि उसमें योगेंद्र यादव हमेशा के लिए गायब हो गया हरियाणा से। क्योंकि इस योगेंद्र यादव को यह भरोसा था कि एनपीएस हो, क्योंकि ओपीएस और एनपीएस को लेकर बड़ा टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा अग्निवीर योजना और किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में तो आपको पता है कि जहां किसानों की बात आती है तो यह व्यक्ति किसान होता है, जहां पत्रकारों की बात आती है यह पत्रकार बन जाता है। तो ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड। बावजूद ये हरियाणा के ग्राउंड की जो स्थिति थी उसको समझने में नाकामयाब हुआ, और वहां से इसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। योगेंद्र यादव एक्सपोज होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद अगला जो चुनाव है वो होता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में यह व्यक्ति जाता है भारत जोड़ो अभियान, और राहुल गांधी का प्रभाव आप इस पे इस कदर देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत जोड़ो अभियान। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र में यह भारत जोड़ो अभियान का क्या मतलब था? और इसका दूसरा जो मुख्य जो मुद्दा था वो था संविधान बचाओ और हमारा वोट। ये दो बड़े मुद्दे। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर 2024 तारीख जो है वो यही है, आप चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अकोले जिला, अकोला में एक सभा को संबोधित करने पहुंचता है योगेंद्र यादव, और मुद्दा क्या था? संविधान बचाओ और हमारा वोट। अब इस देश में जब संविधान की बात आती है तो भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, और भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए व्यक्ति
या आप कहे उसके परिवार के सदस्य प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसका जो विरोध था, और उस विरोध में आप योगेंद्र यादव की बात करोगे तो योगेंद्र यादव को आप कह सकते हो कि पिटाई तो नहीं हुई, या हुई भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कपड़े तक फाड़ दिए गए। और वहां से बचते बचते महाराष्ट्र से यह व्यक्ति निकलता है और उसके बाद ये किसी भी चुनाव में नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर इस पर जो आरोप लगे थे वो थे कि मुसलमानों को और वंचितों को यह व्यक्ति गुमराह करता है। और ये इस व्यक्ति की सच्चाई है। तो महाराष्ट्र की जनता ने एक्सपोज कर दिया कोई भी विपक्ष का, चाहे वो राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव, सबके सपनों को धराशायी कर दिया। और अब इनको समझ में आ गया था कि अब ये अगर चुनावों में धरातल पर जाएंगे तो इनकी पिटाई होगी। आप याद करिए अजीत अंजुम, वो भी कुछ इसी तरीके का खेल खेल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली के लोगों ने जिस तरीके से भगाया, वो सारे फुटेज जो है वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से मानवाधिकार की दुहाई देने वाले ये लोग जो है वो एक महादानों की भूमिका में है। अब पश्चिम बंगाल में अगर आप इस वक्त देखोगे तो एसआईआर के साथ एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस जो याचिका लगाई गई थी इसमें योगेंद्र यादव, इसने भी अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन जब यह फैसला आया तो इसका जो वक्तव्य था, इसका जो दर्द था वो ये था कि इसको पता था कि ऐसा ही कुछ फैसला आने वाला है। तो अगर ऐसा फैसला आने वाला है तो इस व्यक्ति को कोई ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को जाने की जरूरत क्या थी, जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट गया क्यों? ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और देश को कैसे गुमराह किया गया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी पश्चिम बंगाल में तो बांग्लादेश की बॉर्डर पे अब भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार घुसपैठिए जो है वो अपने देश को वापस भाग रहे हैं। तो फिर ये खेल चल कैसे रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है? तो इस वक्त अगर आप देखोगे तो योगेंद्र यादव का दर्द अब कम नहीं होने वाला है, अब योगेंद्र यादव का दर्द बढ़ने वाला है। और इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि इस वक्त देश का गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बिहार में भी जब अमित शाह के 2 दौरे हुए थे तो उसमें एक दौरे में जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के लगते हुए जिले थे, लगभग 7 से 8 जिले, उन जिलों के सभी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली थी और 15 किलोमीटर के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए पिछले 10-15 साल में उन पर निगरानी रखना, उनको ट्रैक करना कि ये व्यक्ति कहां से आया, उसकी फंडिंग कहां से हुई, क्या कोई व्यक्ति जो है वो इस तरीके की बिल्डिंग्स बना रहा है या कुछ कर रहा है तो वो किसी धार्मिक मुद्दे पर, क्या किसी विदेश में यात्रा तो नहीं की, इन तमाम तरीके के मुद्दों को। और आप देखिए उसका असर, कल की एक खबर है कि अमित शाह ने एक और ऑर्डर दिया है कि पश्चिम बंगाल से लेकर जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके 15 किलोमीटर के अंदर तक के अवैध निर्माणों को तुरंत जो है वो ध्वस्त कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही जो है वो फेंसिंग का रास्ता खुल गया और एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि शुरुआत भी हो चुकी है। नक्सलवाद लगभग जो है वो खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अगर बचा है, मैंने लगभग शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी भी योगेंद्र यादव जैसे अर्बन नक्सली जो है वो जिंदा है, जो एक तरीके से लोगों को गुमराह करने का इस तरीके की जो है वो अपना पैसा बना चुके हैं। इसमें जो है वो कतई कोई शक नहीं है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो अब एक्सपोज होते चले जाएंगे। और देश की जनता ये कितना भी प्रयास करे, जिस तरीके से जो अकोला में महाराष्ट्र में हुआ, योगेंद्र यादव को पता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बाइट्स दे सकता है, धरातल पर नहीं जा सकता। और ये स्थिति इसकी बनी हुई है। तो एसआईआर को लेकर अगर आप बिहार की बात करोगे, लगभग 20 लाख से ज्यादा मतदाता जिनके नाम हटाए गए, और पश्चिम बंगाल में 90 लाख। तो 90 लाख में लगभग जो है वो 30 लाख के आसपास आप देख सकते हैं जिनका वो लोग मिले ही नहीं। और कुछ जो इस देश में चल रहा है, क्योंकि इन लोगों की वजह से, कमजोर कानून की वजह से इस देश में लगातार आजादी के बाद से डेमोग्राफी चेंज करने का
आप कह सकते हो कि एक बड़ा अभियान चला है और उसमें सफल भी हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए ज्यादातर राज्य जिले जो है वो अब मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, और कानून इतना कमजोर है कि इन लोगों को पनाह देने वाले लोगों के लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। इसके अलावा किस तरीके से अभियान को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें आप घुसपैठ करके आप देख सकते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद को आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वो तमाम तरीके का, और अलग अलग केसेस में, चाहे वो छंगूर बाबा हो या फिर आगरा का वो लड़का हो जो लड़कियों को स्कूल छोड़ता था और लगभग 30 लड़कियों के उसके पास जो है वो वीडियो मिले थे। ये सारे के सारे जो है वो उसी रैकेट से जुड़े हुए हैं। और अब ऐसी स्थिति में जब किसी घुसपैठियों को पकड़ा जाता है तो ये लोग उसको बचाने के लिए अदालत में पहुंच जाते हैं। तो योगेंद्र यादव नाम की जो चिड़िया है, इसके पर कटने जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अगर कोई देश हित में या तथ्यों के आधार पर कोई फैसला ले रही है तो उसके खिलाफ इन लोगों का दर्द जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है। तो पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, सीजेआई सूर्यकांत जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसके बाद कुछ ऐसे फैसले आए जिससे लगा कि अब जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट की कुछ मानसिकता में जो है वो बदलाव हुआ है, और ज्यादातर जो फैसले थे वो देश हित में लिए गए। तो अचानक से सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ एक बड़ा टूलकिट जो है वो एक्टिव हो गया, चाहे वो कॉकरोच पार्टी ले या फिर इन जैसे लोग जो है वो अर्बन नक्सली हो। तो आप देखिए, अब लगातार जो है वो सीजेआई सूर्यकांत को टारगेट किया जाएगा। क्यों टारगेट किया जाएगा, कारण जो है वो आप समझ गए होंगे। तो आज भले ही जो है वो योगेंद्र यादव योगेंद्र हो, लेकिन उसका जो दिल और दिमाग जो है वो आज भी सलीम बना हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों पर विश्वास करने से पहले हमेशा जो है वो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अपने फैक्ट्स और अनुभव उनको जरूर जो है वो काम में लेना चाहिए। उनके ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाहिए कि इनकी बातों में जो है वो कितना तथ्य हैं, और उसके बाद में कभी जो है वो फुर्सत में विचार करके देखना चाहिए कि ये लोग जो है वो कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।